जी बताइए। परीक्षित जी, एक बात बताइए, इन दिनों किसी के पैसे आने वाले थे क्या? जी हाँ, मैंने आपको बताया था ना, उसी दिन 9,000 रुपये आया था मधु और वीरेंद्र साहब का। और एक मिस्टर माइकल थे जिन्होंने 2 लाख रुपया देना था। वो खुद जयराम जी के घर जाने वाले थे पैसा देने के लिए, क्योंकि जयराम जी की तबीयत खराब थी ना। उसी दिन? जी हाँ, उसी दिन जिस दिन खून हुआ। और एक मिस्टर विनोद थे जिन्होंने 80,000 रुपया देना था। यानी कि माइकल ने 2 लाख रुपए देने थे और विनोद ने 80,000 रुपए देने थे। जी हाँ, लेकिन साहब एक बात और थी। क्या? एक आदमी हर रोज दुकान पे फोन करता था और फोन पे वो अपना नाम परेश भाई बताता था। मैंने जयराम जी से भी कहा, जयराम जी से उसकी 1-2 बार बात भी हुई। बाद में जयराम जी ने कहा कि अगर उसका फोन आए तो उसे कह दो कि वो दुकान पे नहीं है। किस लिए फोन करता था वो? उस दिन उसका फोन आया था क्या? नहीं, लेकिन साहब उस दिन उसका एक आदमी दुकान पे आया, बड़ा खतरनाक दिखता था। क्या किया उसने? साहब वो मुझे धक्का मार के दुकान के अंदर घुस गया। उसने पूरी दुकान की तलाशी ली। फिर साहब उसने दुकान से एक फोन किया और वहां से चला गया। फिर आपने क्या किया? मैं क्या करता साहब, मैं तो डर के मारे दुकान बंद करके चला गया। और उसके बाद से दुकान आज तक बंद है? जी हाँ। उस फोन पर हमें उसकी उंगलियों के निशान मिल सकते हैं। यस। आप हमें दुकान खोलकर वो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट दे सकते हैं? जी बिल्कुल। हम वो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट ब्यूरो ले जाना चाहते हैं। जी। मुरुगन 1992 में मारपीट के जुर्म में 6 महीने की कैद। रहता कहां है? 15 मांडोली चाल, केरकर रोड। अच्छा, 1 मिनट। सुधाकर सर। परीक्षित साहब को लेकर आओ। परीक्षित जी चलिए। आइए। सॉरी सर, मैं जरा हॉस्पिटल गया था इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस एक छोटा सा काम है। जी। आप जरा फोटो देखकर बताइए कि क्या ये वही आदमी है जो आपके दुकान में आया था? आइए ना, यहाँ जरा ध्यान से देखिए। यही है, बिल्कुल यही है, यही है वो पहलवान सर। यही है जी। मुरुगन, मुरुगन को लेकर आओ। जरूर जयराम के खून से इसका संबंध है। हेलो एसीपी साहब, दया बोल रहा हूँ। सर मैंने मांडोली चाल चेक कर लिया सर, पर वहाँ मुरुगन के बारे में कुछ पता नहीं चला। लगता है वो वहाँ रहता तो था, मगर कुछ 10 महीने पहले वो एरिया छोड़कर चला गया सर। नहीं सर, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। पड़ोसियों ने तो अपने मुंह पर टेप लगा रखी है। फिर पास वाले चाल में एक टपोरी मिल गया सर, बिल्कुल तोता निकला। 2-4 दाने डाले तो फटाफट बोलने लगा। बता रहा था कि मुरुगन दारू का गुलाम हो गया है सर।
सर मैं वही करके आ रहा हूँ सर। इतने अड्डों में जा चुका हूँ कि अब मेरे कपड़ों में से दारू की बू आ रही है अभी और एक बार जा रहा हूँ। अगर वहां कुछ पता चलता है तो मैं आपको फोन करके बताता हूँ सर। हाँ सर, ओके, थैंक यू सर। सर, मिस्टर विनोद। हाँ मिस्टर विनोद, आपने मिस्टर जयराम की 80,000 रुपये देने थे ना? जी देने थे, वो ठीक है, पर उसके लिए मेरे पास अभी 2 दिन का टाइम बाकी था। और वैसे भी मैंने अपने 100 शेयर्स उनके पास अमानत के तौर पर रखे हुए थे। आपको मालूम मेरे शेयर्स की कीमत कितनी है? 1 लाख रुपए, और जबकि मुझे देने थे उनके कुल 80,000 रुपए। ये कैब्रोटेक्स टेक्सटाइल के शेयर थे ना आपके? जी हाँ सर, वही जो जयराम की सेफ में रखे थे। जी हाँ वही। अब भला आप बताइए, ऐसे में क्यों उनका खून करने लगा मैं? अच्छा एक बात बताइए, 12 तारीख की रात को आप कहां थे? जी मैं तो अपने घर पर ही था। अच्छा, और आप माइकल साहब, आपको क्या कहना है? देखिए साहब, मैं जयराम के घर शाम के करीब 5:30 बजे पहुंचा था और उन्हें पैसे देकर आया था। 500 रुपए के 4 बंडल और 100 रुपए के 2 बंडल, 2,20,000 रुपए। ये 20,000 रुपए इंटरेस्ट। एक मिनट, लेकिन हमें सेफ में तो सिर्फ 1,20,000 रुपए ही मिले हैं। मगर मैं उन्हें पूरे 2,20,000 रुपए देकर आया हूं। मेरे पास रिसीट है, देखिए उन्होंने मुझे ये रिसीट दी थी और यहां पर उनके सिग्नेचर भी हैं। साहब, मैं जब उनके घर से निकला था तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। आप ये बात उससे पूछ सकते हैं, वो किशन से। जब मैं उनके घर से निकल रहा था तो वो अंदर घुस रहा था। हाँ वो तो हम उससे पूछेंगे ही, और ये भी पता करेंगे कि ये रसीद असली है या नकली। ये देखिए, ये जयराम के सिग्नेचर है। ये मैंने उसके ऑफिस में जो पेपर्स थे वहां से उठाए, और ये वो साइन है जो उस रसीद पर थे जो माइकल ने आपको दी। लेकिन ये साइन असली है कि नकली? मैं इन दोनों को मिला करके देखता हूं, दोनों को सुपर इंपोज करके देखता हूं। ये देखिए, ये दोनों साइन एक जैसे हैं। ये इसका मतलब जयराम के ही साइन है। इसका मतलब माइकल ने पैसा जरूर लौटाया होगा एसीपी साहब। तो फिर सेफ में से पैसा गया कहां? सेफ में से 1 लाख रुपया गया कहां? सर, आशा, सर किशन, मैंने इससे पूछताछ की। इसने माइकल को अपने अंकल के घर से निकलते हुए देखा था। इसका मतलब है माइकल ने तुम्हारे अंकल को नहीं मारा, मगर तुम ये जरूर जानते थे कि माइकल वहां पैसे लाया है और 1 लाख रुपए के लालच में तुमने अपने अंकल को मार दिया। शायद। सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपने अंकल, वो तो मेरे अंकल थे सर। सर, आ गया। कुछ पता चला मुर्गन का? नहीं सर, किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर मुझे एक आइडिया है सर। मुर्गन इससे पहले एक बार जेल जा चुका है, तो मैंने कोर्ट में जाकर वो पेपर्स देखे सर। कुछ मिला? हाँ सर, मालूम है सर उसका जमानत किसने दी थी? किसने? परेश मित्तर ने। परेश भाई? हाँ, मुझे उसका एड्रेस मिला वहां और मैंने उसके बारे में पूछताछ भी की सर। वो तो बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी है सर। उसका बेटिंग का धंधा है और वो एक बुकी है। वो जयराम को लगातार फोन करता था, लेकिन उसका जयराम से क्या काम? हमें परेश भाई को मिलना चाहिए। हाँ तो परेश भाई, अरे साहब लोग, जयराम को 50 बार फोन क्यों करता है? इस पहलवान को क्यों भेजा तूने उसके ऑफिस में? साहब जयराम से अपना कोई लेना देना नहीं है। उसका भतीजा है ना किशन, उसने हमारा बहुत पैसा देने का है। किशन? किशन? हाँ साहब, उसको बेटिंग का बहुत चस्का है। उसने 1 लाख रुपए देना था हमारा, पर देने का नाम नहीं। फिर पता चला कि जयराम उसका चाचा है। तब मैंने जयराम को फोन किया। फिर जयराम ने क्या कहा? उसने पैसे देने से मना कर दिया। उसने कहा जिसने किया वो भुगतेगा। तब मैंने ये मुर्गन को भेजा। सेफ में से 1 लाख रुपया गायब है और जयराम भी मर गया। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, मैंने सिर्फ किशन को फोन किया था और उससे कहा था कि आज रात तक मुझे पैसा चाहिए, नहीं तो हाथ पैर तोड़ देगा। हाँ साहब, और उसी रात मुझे सारा पैसा वापस मिल गया। तुम्हारा सारा पैसा वापस मिल गया? 1 लाख रुपए वापस मिल गए? हाँ साहब, रात को कोई 12:30 बजे थे
किशन खुद आया था पैसे देने, आप उससे पूछिए ना। मैं मानता हूँ साहब, मैं जुआ खेलता हूँ। मैं ये भी मानता हूँ कि मैंने परेश भाई को 1 लाख रुपए देना था। तुम जानते थे कि अगर तुमने परेश भाई का कर्जा नहीं लौटाया तो परेश भाई कुछ भी कर सकता है, इसलिए तुम अपने चाचा के पास गए पैसे मांगने के लिए। उन्हें खुश करने के लिए तुम उनके लिए खाना भी ले गए, फिर भी तुम्हारे चाचा ने मना कर दिया, इसलिए गुस्से में आकर तुमने उन्हें मार डाला और फिर सेफ में से 1 लाख रुपए ले लिए। नहीं साहब, नहीं, ये झूठ है साहब। साहब मैं वहां गया जरूर था, लेकिन मैं कोई खाना वाना लेकर नहीं गया था। मैं तो अंकल से पैसे मांगने गया था। मैंने उनसे बहुत मिन्नत की साहब, लेकिन उन्हें मुझे पैसे नहीं दिए और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। फिर तुमने परेश के पैसे कहाँ से लौटाए? हाँ, शाम तक तो तुम्हारे पास पैसे थे नहीं और रात में तुम्हारे पास 1 लाख रुपए आ गए। कहां से आए ये पैसे? कहां से? मेरा एक दोस्त है अमरीश, मैं उससे पहले भी पैसे मांग चुका हूं। मैं अब उससे पैसे मांगना नहीं चाहता था, पर परेश भाई के डर की वजह से मैं फिर से उसके घर पहुंच गया था। मैंने उससे बहुत मिन्नत की, 1 घंटा उसे पटाया, फिर उसने मुझे पैसे दे दिए। अच्छा, अमरीश तुम्हारे कॉलेज का दोस्त है? जी। उसका पता क्या है? ये अमरीश को भी अभी जाना था। यही तुम्हारे दोस्त का घर? जी। कहाँ है वो? सर, मैं पड़ोसियों से पूछ कर आ रही हूँ। अमरीश लंदन गया है, 15 दिन बाद लौटेगा। सर आप मेरा विश्वास कीजिए, 12 तारीख की रात को ही मैंने अमरीश से पैसे लिए थे परेश भाई को देने के लिए। देखो, कहानी मत बनाओ। तुम्हें पता था वो देश के बाहर है, इसलिए मुझसे पूछेंगे कैसे? देखो, परेश भाई तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए तुमने अपने अंकल को पटाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं सर, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने अपने अंकल को नहीं मारा है। अब तो अंकल का सारा माल मतलब तुम्हारा ही है। अपने लिए महंगा सा वकील कर लो, फंस चुके हो तुम। सर, ये रहा आज का पेपर। हाँ, देखते हैं गैब्रोटेक्स टेक्सटाइल का क्या हाल है, शेयर का भाव क्या है। सट्टा बाजार। गैब्रोटेक्स टेक्सटाइल्स 350 रुपये। व्हाट? सिर्फ 350 रुपये? लेकिन सर, सिर्फ 350 रुपए से क्या मतलब निकलता है? देखो, विनोद ने जयराम से 80,000 रुपये उधार लिए, जिसके बदले में उसने अपने शेयर्स गिरवी रख दिए। अगर उसके शेयर की कीमत 80,000 रुपये नहीं होती तो उसे उधार मिलता ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विनोद के शेयर्स की कीमत सिर्फ 35,000 रुपये है, मगर उसने उधार लिए 80,000। यही कुछ गड़बड़ है, यही कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है विनोद ने कोई दूसरे ही महंगे शेयर्स गिरवी रख दिए, जो उसने बाद में वहां से गायब कर दिए, और उसके जगह ये सस्ते वाले शेयर्स रख दिए सेफ में। बस इसी बीच या इसके पहले जयराम का खून हुआ। यही कुछ गड़बड़ है। सर, हॉस्पिटल चलते हैं, वहां परीक्षित से पूछते हैं कि शेयर्स यही वाले थे या दूसरे। उसे जरूर पता होगा। हाँ सर, शेयर्स तो गैब्रोटेक्स के ही थे और पूरे 100 थे। उस समय मार्केट अच्छी थी और शेयर की कीमत 1 लाख के आसपास थी। 1 लाख? परीक्षित क्या? कुछ नहीं हुआ स्वाति, तुम सो जाओ। ये सीआईडी ऑफिसर्स हैं। अच्छा, तो आप लोग जयराम जी के खून के बारे में पूछताछ करने आए हैं क्या? जी हाँ। सच, ये तो बहुत बुरा हुआ। आप लोगों को जरूर पता लगाना चाहिए कि इतने अच्छे आदमी का खून किसने कर दिया। उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, उसे आप जरूर सजा दिलवाइए। सर, परीक्षित जी जो कह रहे हैं उससे एक बात बिल्कुल साफ है, विनोद खूनी नहीं है। और खूनी परेश भाई मुर्गन भी नहीं है सर। माइकल ने जो 2 लाख रुपए लिए थे उसे तो लौटा दिए, तो खूनी वो भी नहीं हो सकता। लगता तो मुझे भी यही है, पर एक बात है, ये अब तक पता नहीं चला कि वो राजमा और आलू के पराठे आए कहां से। होटल वाला तो देकर नहीं गया।
याद है बचपन में हम वो जिक्सॉ पजल का गेम खेलते थे, छोटे छोटे टुकड़े मिलाकर एक पिक्चर तैयार करते थे। कभी कभी एक टुकड़ा रह जाता था। बस हमारे इस केस का भी यही हाल है, एक टुकड़ा मिसिंग है, एक टुकड़ा नहीं मिल रहा है, इसलिए पूरी पिक्चर सामने नहीं आ रही है। एक बात और अजीब लगी सर, ये परीक्षित की बहन ने जयराम को अच्छा आदमी क्यों कहा? एक मिनट दे, एक मिनट रुको। रिवर्स लो। हमारी जिक्सॉ पजल का मिसिंग टुकड़ा मिल गया। अगर जो मैं सोच रहा हूं वो सही है तो हमारे दोनों सवालों का जवाब मिल गया कि वो खाना आया कहां से और परीक्षित की बहन जयराम को अच्छा क्यों कह रही थी। होटल को चेक करो, ये हॉस्पिटल के बिल्कुल पास में ही है। आप लोग फिर से? पहचानो इसे। क्या ये वही आदमी है जो तुम्हारे यहाँ आया था? जरा ठीक से देखो। हाँ साहब, ये वही आदमी है। इसी ने 2-3 दिन पहले हमारे वास्ते खाना ले गया था। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जयराम अच्छे आदमी थे। कैसे? वो बड़े ही नेक इंसान थे, देवता। उन्होंने मेरी बीमारी का सारा खर्च उठाया, मेरे ऑपरेशन का, अस्पताल का। लोग कहते थे कि वो बहुत कंजूस आदमी है, लेकिन जरूरत के वक्त उन्होंने ही परीक्षित को पैसे दिए। कब दिए थे उन्होंने पैसे? जिस दिन मौत हुई थी उस दिन। तुम्हारे भाई को कोई पैसे वैसे नहीं दिए उन्होंने। इसने उनसे जबरदस्ती पैसा छीना है। मैं समझी नहीं। जयराम को तुमने मारा परीक्षित, तुमने? नहीं। हाँ, तुम उस रात जयराम से मिलने के लिए हॉस्पिटल से निकले। रास्ते में तुमने खाना पैक कराया, राजमा और आलू के पराठे। जाकर तुमने उन्हें खिलाया और फिर भी जब जयराम ने पैसे देने से मना कर दिया तो तुमने अपना कंट्रोल खो दिया, उन्हें मारा, सेफ में से 1 लाख रुपए लिए और उनकी लाश को पार्क में फेंक दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। परीक्षित कहता ये नहीं हो सकता। तुमने कुछ नहीं किया, ये झूठ है। नहीं, ये सच है। मैंने उसे मार दिया साहब। 18 साल तक मैं जयराम जी के यहाँ नौकरी करता रहा। इतनी सी तनख्वाह में मैंने जैसे तैसे करके अपना गुजारा किया, लेकिन मैंने उफ तक नहीं की। जब मुझे पैसे की जरूरत पड़ी तो उन्होंने मुझे पैसा देने से मना कर दिया। अरे साहब, वो करोड़पति आदमी था, 1 लाख रुपया तो मुझे आसानी से दे सकता था, लेकिन नहीं, उस कंजूस ने मुझे पैसा देने से मना कर दिया। क्या कहा उसने? कहने लगा, अबे कहां से लौटाएगा पैसा, लॉटरी लगी है क्या? बस साहब, उसका इतना कहना था कि मैं आपे से बाहर हो गया। मेरे सर पर जैसे भूत सवार हो गया था और मैंने उसे मार दिया साहब। मैं क्या करता? मेरी बहन की जिंदगी का सवाल था साहब, मैं क्या करता? मुसीबत किस पर नहीं आती परीक्षित? हर कोई कातिल तो नहीं बन जाता। क्या कर दिया तुमने? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.